केवल 1 वर्ष में टूट गए। मठाधीश, जिसमें हम आपको बताएंगे ऐसे किस्से जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्ता की कुर्सी पाने के लिए पहले तो गुनाह के दलदल में कदम रखा, फिर राजनीति के गलियारों में खुद को जनसेवक बताने लगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सबसे नंबर 1 शो मठाधीश, सियासत और अपराध का कॉकटेल। आज के मठाधीश के एपिसोड में हम बताएंगे अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक सफर से लेकर अपराध के रास्ते पर छूटे पैरों की छाप तक। कहानी वो जो राजनीति और अपराध दोनों का कॉकटेल है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक डायरी थी और उस डायरी पर लिखा था, तेरे जैसे ही बनाऊंगी, तेरे ही खून का कतरा है, तेरे जैसा ही बनाऊंगी। तो आज के मठाधीश की इस पूरी कहानी में आपको हम बताएंगे अमरमणि त्रिपाठी, जो सत्ता के गलियारे में सबसे रसूख कुर्सी पर भी बैठा और जो अपराध में भी नंबर 1 रहा। तो देखिए अमरमणि त्रिपाठी की पूरी कहानी। साजन तुम रूठ गए, 7 जन्म के वादे केवल 1 वर्ष में टूट गए। देश की राजनीति में हमेशा बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है। अपने रसूख के दम पर माननीय चुनावी बयार का रुख अपने हिसाब से मोड़ दिया करते थे, या ये कह सकते हैं कि मोड़ने में माहिर रहते थे। पूर्वांचल के ऐसे ही एक कद्दावर नेता हुआ करते थे जिनका नाम अमरमणि त्रिपाठी था। वो अभी भी हैं, लेकिन उनका राजनीतिक कैरियर चौपट हो गया। पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक वारिस भी माने जाते थे अमरमणि त्रिपाठी। सरकार किसी की हो, अमरमणि त्रिपाठी हर सरकार में कैबिनेट का हिस्सा रहते थे, या ये कहा जाए कि लगातार वो 6 बार विधायक रहे। अमरमणि त्रिपाठी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जिन्होंने जेल में रहते हुए भी चुनाव जीता। इतना ही नहीं, अब हम आपको बताते हैं कि इनका रसूख वाला दबंग नेता आखिर जेल कैसे चला गया, आखिर कैसे अमरमणि त्रिपाठी की अपराध की दुनिया से हमेशा नाता रहा, और कैसे अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन बड़े नेताओं में शामिल रहे कि कैबिनेट कोई भी हो, हर बार अमरमणि उस कैबिनेट का हिस्सा रहा करते थे। लेकिन एक ऐसी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई जिसने अमरमणि के पूरे राजनीतिक कैरियर पर ग्रहण लगा दिया। जी हां, ये घटना 9 मई 2023 को राजधानी लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में हुई, जहां यंग कवियत्री, लगभग 24 साल की उम्र की कवियत्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरे हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी का नाम आया, और इतना ही नहीं, जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मधुमिता शुक्ला प्रेग्नेंट हैं। और फिर क्या था, बस यहीं से वक्त ने करवट बदला और शुरू हो गया दबंग बाहुबली नेता के खात्मे की पूरी कहानी। उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी का जेल से ऐसा नाता हुआ कि बहुत लंबे समय तक उन्हें जेल की सलाखों में रहना पड़ा। यह भी कहा जाता है कि अमरमणि वो नेता थे जिन्होंने जेल को पावर कॉरिडोर बना दिया था। कहते हैं प्यार जब हवस बन जाए और सत्ता जब अपराध की ढाल बन जाए, तो जन्म लेती है अमरमणि त्रिपाठी जैसी कहानी। एक ऐसा नेता जिसने कलम की ताकत रखने वाली एक कवियत्री को अपने झूठे इश्क के जाल में फंसाया और फिर उसी प्यार को गुनाह की कब्र में दफना दिया। वो मंत्री था, रसूखदार था, लेकिन भीतर से दरिंदे की खतरनाक इंसान था, यानी दरिंदे रूपी इंसान था। मधुमिता शुक्ला का कत्ल सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि सत्ता, हवस और विश्वासघात का वो संगम था जिसने अमरमणि का राजनीतिक इतिहास और कैरियर दोनों चौपट कर दिया। राजनीति में कई ऐसे रसूख वाले नेता हैं जिन्होंने पहले तो गुनाहों के दलदल में कदम रखा, उसके बाद राजनीति अपनाई और फिर जमकर अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल किया। ये कहानी भी एक ऐसे नेता की है। 6 बार विधायक और मायावती की सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी ने पहले तो अपने से आधी उम्र की लड़की को झूठे प्यार के जाल में फंसाया। इसके बाद 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार प्रेग्नेंट किया।
इतना ही नहीं, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला थी। अमरमणि ने उसके साथ छलावा तो किया ही, बल्कि इतनी खौफनाक वारदात को भी उसके साथ अंजाम दिया जिसके बारे में जानकर लोगों की आज भी रूह कांप जाती है। यकीन मानिए, जब आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पता चलेगी और आप जानेंगे, तो इस कहानी पर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, जो असल में सच है। राजनीति जहां कुर्सी की चमक इंसान को बदल देती है और शोहरत जहां मोहब्बत को भी सियासत का मोहरा बना देती है, अमरमणि त्रिपाठी जो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते प्यार और गुनाह की ऐसी दास्तान लिख गया जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। कहते हैं कि एक तरफ सियासत का सितारा तो दूसरी तरफ कविताओं की दुनिया की उभरती आवाज थी। मधुमिता शुक्ला अमरमणि के रास्ते में मिले और फिर किस्मत ने ऐसा सहारा लिया जहां इश्क ने जान ले ली और राजनीति ने गुनाह छिपा लिया। एक कहानी सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि उस सियासी मोहब्बत की दास्तान है जहां सत्ता भी बेवफा थी और प्यार भी जानलेवा था। साल 1989, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया नाम उभरा, अमरमणि त्रिपाठी। पहली बार विधायक बने और सत्ता के गलियारों में कदम रखते ही उन्होंने दिखा दिया कि उनकी चाल बाकी नेताओं से अलग है। धीरे धीरे अमरमणि का रसूख बढ़ता गया। वो न सिर्फ हर चुनाव में जीत का चेहरा बने, बल्कि हर सरकार में कुर्सी का हिस्सा भी। राजनीति में वो ऐसे खिलाड़ी थे जो चाहे सत्ता किसी की भी हो, मंत्रिमंडल में अपनी जगह पक्का कर लेते थे। लेकिन इसी कहानी की दूसरी तरफ एक और चेहरा था। मधुमिता शुक्ला नाजुक उम्र पर शब्दों में आग थी। जिसने अपने होठ सिए थे जिसकी सारी दुनिया लुटी, जिसने अपने होठ सिए थे जिसकी सारी दुनिया लुटी। हमसे फटा हुआ दिल कहता क्यों साजन तुम रूठ गए, 7 जन्म के वादे केवल 1 वर्ष में टूट गए। कविता उनकी पहचान थी और मंच उनका संसार था। 20 साल से भी कम उम्र में वो हर कवि सम्मेलन की पहली पसंद बन चुकी थी। मधुमिता के तेवर, उनकी आवाज और उनकी कविताएं लोगों के दिलों में उतरती जा रही थी। छोटे मंचों से शुरू हुआ सफर अब बड़े आयोजनों तक पहुंच चुका था। राज्य दर राज्य, मंच दर मंच मधुमिता की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। कविताएं जो भावनाओं को आवाज देती हैं, पर कभी कभी यही कविताएं किसी की किस्मत भी बदल देती हैं। मधुमिता शुक्ला की जिंदगी में भी कविताओं ने ऐसा ही मोड़ लिया, जहां तालियों की गूंज के बीच एक ऐसी नजर उठी जो आगे चलकर उनकी मौत की वजह बन गई। कहा जाता है कि शब्दों में तालियां मिली, पर उन्हीं के शब्दों ने उनकी जिंदगी की आखिरी लकीर भी लिख दी, क्योंकि इस कवयित्री से प्रभावित हुए थे अमरमणि त्रिपाठी और इसी शब्दों की जादूगरनी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और बाद में शायद यही शब्द, यही तालियों की आवाज और यही आवाज की जादूगरी मधुमिता शुक्ला की मौत की वजह बन गई और उसकी जिंदगी की आखिरी लकीर भी लिख दी। इसी क्रम में साल 2000 में दिल्ली में एक कवि सम्मेलन में शामिल होने का न्योता आता है। हजारों की भीड़ के सामने एक मजे हुए कवि की तरह मधुमिता शुक्ला अपनी कविताओं को बेबाकी के साथ पढ़ती हैं। हर कोई सुनकर तालियां बजाने लगता है, जिसे सुनकर हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर भी हो जाता है। वहीं इस भीड़ में वो शख्स भी, मां सावित्री मणि भी मौजूद थी, जिसने मधुमिता को मौत की नींद सुलाने में शामिल कर दिया था। वो शख्स था उत्तर प्रदेश की राजनीति का कद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी। कहा जाता है कि सावित्री मणि को कविताओं से बहुत लगाव था। अमरमणि की जो पहचान थी वो एक बाहुबली नेता की थी, लेकिन वो एक दौर था जिस समय तमाम बाहुबली नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय थे और अपना नाम इस्टेब्लिश कर रहे थे। इसमें ख़ास तौर से पूर्वांचल के बहुत सारे नाम थे, चाहे उसमें अतीक का नाम हो, मुख्तार अंसारी का नाम हो, अमरमणि त्रिपाठी का नाम हो, हरिशंकर तिवारी जिनसे पहले इस्टेब्लिश थे, शाही जी हुआ करते थे।
तो इस तरह के तमाम नाम राजनीति में थे और सक्सेसफुल अपनी राजनीति स्टेब्लिश कर रहे थे, अपने क्षेत्र में भी बड़ी दखल रखते थे, अपना प्रभुत्व रखते थे, अपनी हैसियत रखते थे। तो जाहिर सी बात है कि जिसको कहते हैं कि स्वीकारता, राजनीति में स्वीकारता, तो वो एक दौर था जिसमें बाहुबलियों की बहुत स्वीकारता थी और उसमें एक अमरमणि भी नाम था और स्टेब्लिश थे और राजनीति में बढ़ते जा रहे थे। सावित्री मणि त्रिपाठी यानी अमरमणि त्रिपाठी की मां, या फिर यूं कहें कि सावित्री देवी को कविताओं से प्रेम था। इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम के बीच में अमरमणि की मां को पता चलता है कि मधुमिता शुक्ला भी लखनऊ की रहने वाली है। तो एक ही शहर के होने के नाते प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपनी 2 बेटियों के साथ मिलने जाती हैं और से मिलती हैं। उन दोनों की पहली मुलाकात काफी अच्छी रहती है। कहते हैं कविता दिलों को जोड़ती है, लेकिन इस बार एक कविता ने 2 जिंदगियों की किस्मत को बदल दी। एक तरफ सियासत का सूरज था अमरमणि त्रिपाठी और दूसरी तरफ शब्दों की दुनिया में चमकता हुआ नाम था मधुमिता शुक्ला। मुलाकातें शुरू हुई कविताओं से, बातें बढ़ी भावनाओं तक और फिर वही कहानी बनी जहां प्यार और राजनीति दोनों ने अपना सबसे खौफनाक चेहरा दिखाया जमाने को। और ये ऐसा हत्याकांड था जिस पूरे जमाने से साथ साथ मीडिया में भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि आरोप एक कैबिनेट मंत्री पर था। मधुमिता की कविताओं ने न सिर्फ श्रद्धाओं का और श्रोताओं का दिल जीत लिया था, बल्कि अमरमणि त्रिपाठी के परिवार तक में अपनी जगह बना ली थी। अमरमणि की मां सावित्री मणि त्रिपाठी मधुमिता के स्वभाव और लेखनी से इतनी प्रभावित हुई कि दोनों के बीच घर आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। इसी दौरान एक दिन मधुमिता जब फिर से अमरमणि के घर पहुंची तो अमरमणि की नजर पहली बार उस पर ठहर गई। हालांकि मधुमिता का नाम अमरमणि पहले से ही सुन चुके थे। अपनी मां की जुबानी, उनकी कविताओं, उनकी आवाज और उनके आत्मविश्वास का जिक्र घर में कई बार हो चुका था। पहली ही मुलाकात में अमरमणि ने मधुमिता से कहा, मेरे चुनावी भाषण के लिए कुछ लाइनें लिखो। और मधुमिता ने बिना देर किए अपनी कलम उठा ली और कुछ ही मिनटों में वो लाइनें अमरमणि को सौंप दी। शायद यहीं से एक नई कहानी की इबारत लिखी जाने लगी थी। अब अमरमणि और मधुमिता के बीच मुलाकातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। कभी कविता के बहाने तो कभी भाषण के, कभी राजनीति की चर्चा तो कभी व्यक्तिगत बातों का सिलसिला। दुनिया की नजरों में मधुमिता अमरमणि त्रिपाठी के लिए भाषण लिखने वाली कवयित्री थी। मधुमिता कांड जब हुआ और उसके बाद ये जब घटना हुई और इसमें अमरमणि का नाम आया कि उनके संबंध थे मधुमिता के साथ, ये बात जब निकली तो पूरा हंगामा मच गया और राजनीति में भी भूचाल आ गया। और इसके बाद अमरमणि ने कई मीडिया को मैनेज करने की कोशिश की और उसमें कुछ बड़े पत्रकार भी शामिल थे, लेकिन ये बात छुप नहीं पाई और तमाम पत्रकार थे, तमाम जो पॉलिटिक्स और क्राइम 2 अलग अलग बीट होती हैं, तो जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं वो तो उसी डायरेक्शन से सोच रहे थे, लेकिन जो क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं वो रिपोर्टर सक्रिय हुए और उसके बाद अमरमणि का ये केस का खुलासा हुआ, उसके बाद जांच हुई, फिर बाद में सजा भी हुई। तो अमरमणि का जो हैसियत थी वो अचानक इसी मामले से खत्म हुई। लेकिन हकीकत में ये रिश्ता अब कविताओं से आगे बढ़ चुका था और इस रिश्ते की दास्तान ने करवट ली। साल 2003 में तारीख 9 मई को, जिस दिन घटा वो वाकया जिसने उत्तर प्रदेश की
सियासत और साहित्य दोनों को हिला कर रख दिया। लखनऊ की चुपचाप शाम और उसी शहर में हुई एक ऐसी वारदात जिसने हर किसी की रूह को हिला दिया। जी हां, एक 24 वर्षीय उभरती कवयित्री जिसने अपने शब्दों से लोगों का दिल जीत लिया था, उसे गोलियों के बीच सन्नाटा दे दिया गया, यानी उसे सरेआम गोलियां मार दी गई। मधुमिता शुक्ला की हत्या ने न सिर्फ लखनऊ बल्कि दिल्ली तक एक राजनीतिक भूचाल मचा दिया था। कईयों के राजनीतिक कैरियर पर सवाल खड़े हुए तो कईयों के राजनीतिक कैरियर खत्म ही हो गए। नौ मई 2003 को लखनऊ के तकरीबन सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एक खास बैठक में व्यस्त थे। शाम के 4 बजे से चल रही इस बैठक में अगले दिन यानी 10 मई को शहर में होने वाले चुपचाप घटना घटने वाले कई सारे घटनाओं को लेकर चर्चा चल रही थी। ताजिया के जुलूस की तैयारियों पर चर्चा हो रही थी। मुहर्रम के दौरान निकलने वाले हजारों लोगों के इस जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था लखनऊ पुलिस के लिए हमेशा चुनौती रही थी। तभी लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिल अग्रवाल ने जिले के एसपी क्राइम राजेश पांडे और एसपी ट्रांस गोमती सत्येंद्र सिंह को इशारे से बुलाया। देखिए, सभी बाहुबली उसी मूड के थे और उनकी अपनी टैक्टिस थी कि अपने इलाके में काम करो, यानी वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं करते थे, वहाँ लोगों की मदद करते थे। इसके अलावा उनका रसूख इतना था कि काम कराना उनके लिए आसान था, किसी भी विभाग में और काम लाना भी आसान था। तो लोगों को एक दौर में इस तरह के नेता पसंद आने लगे। बड़े नेता भी ऐसे लोग को तवज्जो देने लगे और उस तवज्जो का ही परिणाम था कि जिस तरह से बाकी बाहुबली इस्टेब्लिश हुए, उसी तरह अमरवाड़ी भी इस्टेब्लिश हुए। अनिल अग्रवाल ने दोनों ही अधिकारियों को निशातगंज जाने को कहा। वहां की पेपर मिल कॉलोनी के मकान नंबर C33/6 में एक महिला की हत्या की सूचना आई। देखिए, ये मामला तो अमरमणि की तरफ से था ही नहीं। वो तो मधुमिता को जिस तरह की कहानियां सबके सामने है कि वो तो मधुमिता को चाहता था, लेकिन अमरमणि की पत्नी ने सुपारी किलिंग करवाई और उसी मामले में अमरमणि अंततः फंसे। तो उसके बाद उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स से पूरा करियर है वो इसमें खत्म हो गया। यह महिला थी मधुमिता शुक्ला, जिसके बारे में शुरू में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। इस केस में करीब से देख चुके आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि इस हत्या को पुलिस लूट की वजह मान रही थी और उसी नजर से हत्या को देख रही थी। इसलिए एसपी क्राइम से कहा गया कि वो अपने ऑफिस में मौजूद उस एल्बम को साथ लेकर जाएं जिससे इलाके में लुटेरों की तस्वीरें हैं, ताकि चश्मदीदों से हत्यारों की पहचान कराई जा सके। मकान के पहले ही कमरे में फर्श पर पड़ी युवा महिला की लाश देखते ही पुलिस को लगा कि इनको बिल्कुल करीब से गोली मारी गई है। पेपर मिल कॉलोनी के 2 कमरों के छोटे से मकान में हुई यह हत्या अगले कुछ घंटों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भयंकर भूचाल मचाने वाली थी। जी हाँ, ये देखिए, केवल अमरमणि की बात नहीं है। एक मैं कह रहा हूँ ना कि लगातार एक दौर था जिसमें जो बाहुबली थे उनको खुल के समर्थन मिलता था और बड़ा समर्थन मिलता था और इसी स्ट्रेटेजी के तहत सभी पार्टियां काम कर रही थी उस दौर में। और समाजवादी पार्टी ने तो बहुत सारे जो बाहुबली नेता थे उनका समर्थन किया। तो जाहिर सी बात है कि अमरमणि भी उसमें से एक थे। उस रात शहर की रौनक के बीच एक घर में चुप्पी ने सन्नाटा ले लिया। वो वही घर था जहां मधुमिता शुक्ला अपने सामान्य जीवन में व्यस्त थी। लेकिन इस रात की कहानी सामान्य नहीं थी। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के कुछ ही समय पहले मधुमिता ने के जानने वाले 2 लोग घर में आए और उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बात करनी है और चाय बनाने के लिए कहा। एक मासूम सा काम। आप सोच रहे होंगे कि मधुमिता शुक्ला जो एक अच्छी कवयित्री थी, उसके 2 जानने वाले परिचित उसके घर पर पहुंच गए और फिर वही हुआ जिसे कोई रोक नहीं सका। मामूली सा कमरा, शांत सी
मधुमिता शुक्ला, क्योंकि उन्हें गोली मार दी गई थी। कमरे के भीतर अचानक गोली की आवाज गूंज उठी। यही वह पल था जब मधुमिता और अपराध की दूरी महज कुछ कदम ही रह गई थी, क्योंकि हमलावर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था हमलावरों ने। और वही पल जिसे ने इस कहानी में सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक सियासी और रहस्यमय जाल का रूप दे दिया, यानी जाल बुन दिया गया था। मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी, दरवाजा बंद था, लेकिन सवाल सुलग रहा था। एक सवाल खुला रह गया था कि कौन थे ये लोग जो आए थे और उन्होंने चाय बनाने के लिए कहा। सबसे बड़ा सवाल था, क्या मधुमिता शुक्ला की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। इस हत्या ने न केवल घर को हिला दिया बल्कि पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि मधुमिता शुक्ला उस वक्त की एक उभरती हुई कवयित्री थी, कलाकार थी, जिन्हें हर कोई सुनना चाहता था। उन्हें गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया था। जब पुलिस इस मकान में पहुंची तो घर में दो लोग मौजूद थे। एक थी मृतक की जुड़वा बहन निधि शुक्ला और दूसरा था घर में काम करने वाला देशराज। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले मधुमिता के जानने वाले दो लोग इस घर में आए थे। घटना की जानकारी के करीब 3 घंटे बाद मधुमिता की सिस्टर ने चौकी में जाकर सूचना दी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद अनिल अग्रवाल साहब पहुंचे। उन्होंने कहा, भाई कितने बजे की घटना है? तो बताया सर 4 बजे की घटना है। सूचना कितने बजे आई? सूचना तो करीब 6 साढ़े 6 बजे आई थी, जब हम लोग कोतवाली चौक में बैठे थे मीटिंग के लिए। 7 बजे के आसपास ये हुआ। इतनी देर में सूचना कैसे मिली और क्यों इतनी देर लगी? मधुमिता की बहन से पूछा, उसने कहा कि हाँ साहब, मैं इतने बजे आ गई थी, मुझे पता लग गया था। तो उनका आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? उनका साहब, हम मंत्री जी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। उन्होंने दोनों को घर के अंदर बुलाया और देशराज को चाय बनाने को कहा। मिली जानकारी के मुताबिक देशराज चाय बना ही रहा था, उसे घर में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी ही चूल्हे की आंच को बंद कर रसोई से बाहर आया तो देखा कि दीदी यानी मधुमिता शुक्ला के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और उधर घर आए दोनों लोग मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। देखिए, अमरमणि ने उस समय अपनी धमकी में कोई कोर कसर नहीं रखी, किसी भी लेवल पर। ए.के. जैन साहब उस समय आईजी लखनऊ थे। उनके यहाँ बैठकर उस डायरी के पन्नों के गायब होने की बात हुई कि साहब वो डायरी के पन्ने गायब कर दिए जाएं, जो उसने तमाम तरह की बातें आई। बाद में सीबीआई ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, क्या सही है क्या गलत है, ये तो सीबीआई की इंक्वायरी में है। कप्तान साहब के ऊपर कोई जरा सा भी उनको नहीं छोड़ा दबाव में। चूंकि उस समय, जब जहां तक मुझे ध्यान है कि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी वो प्रदेश में नहीं थी, वो कहीं विदेश में थी, कहीं बाहर नहीं थी। अब हम आपको बताते हैं मधुमिता शुक्ला की हत्या के बाद क्या हुआ। डायरी मिली थी। डायरी में लिखे कुछ शब्द थे जो अब सबूत बन चुके थे। कविताओं में प्यार लिखने वाली मधुमिता ने शायद सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसी कलम से उसका कातिल बेनकाब होगा। जी हां, पुलिस के लिए यह मामला पहले एक साधारण हत्या जैसा लग रहा था, लेकिन जब उस कमरे में एक मोबाइल फोन और एक डायरी बरामद हुई तो पूरी कहानी ने मोड़ ले लिया। कवयित्री मधुमिता शुक्ला की जिंदगी का वो कोना अब खुलने लगा था जो अब तक दुनिया से छिपा था। मधुमिता की डायरी में दर्ज हर पन्ना एक राज था और मोबाइल के हर मैसेज में छिपा था किसी सियासी चेहरे का नाम। नंबरों की लिस्ट देखकर पुलिस की आंखें फटी रह गई। मंत्रियों से लेकर विधायकों तक और अफसरों से लेकर नेताओं तक हर कोई उस फोन बुक में मौजूद था, कोई अछूता नहीं रह गया था। इतना ही नहीं, यही वो पल था जब पुलिस को एहसास हुआ कि हत्या महज एक जुर्म नहीं
बल्कि सियासत और इश्क का संगम है, जिसने दांव पर लगी थी एक कवियत्री की जान और एक मंत्री की इज्जत। शायद यही वजह थी कि डायरी के इस पन्ने ने इस पूरे हत्याकांड को खोलकर रख दिया। एक डायरी जब्त की। निधि शुक्ला ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन एक कवियत्री थी। अब तक पुलिस इस हत्या को अपराध की एक घटना की तरह से ही ले रही थी। जब पुलिस ने मधुमिता शुक्ला के मोबाइल फोन में मौजूद नंबर देखे और मैसेज पर पुलिस की नजर गई, तो उन्हें में समझ में आने लगा कि ये सामान्य कवियत्री नहीं है। इसी बीच रात में अमरमणि त्रिपाठी भी आ गए और वो पूरा टाइम पोस्टमार्टम हाउस में बैठे रहे। जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ वैसे ही एम्बुलेंस में बॉडी को रख के उसकी मधुमिता की माताजी और उनकी बहन जी दोनों लोग उसी एम्बुलेंस से लखीमपुर के अपने आवास में उसको लेके चले गए। इसी बीच अनिल अग्रवाल साहब को किसी ने बताया कि साहब, जब आपको ये पता था कि ये गर्भवती है, तो फीटस का डीएनए सैंपलिंग क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल लिया गया होगा। उनका सब बिल्कुल नहीं लिया गया, मैं वहीं से आ रहा हूँ। और पूरा टाइम अमरमणि वहां बैठे रहे और सीएमओ से और डिप्टी सीएमओ से, डॉक्टर से बात करते रहे, एक बार आप चेक कर लीजिए। उनका ऐसा नहीं हो सकता, फीटस का डीएनए सैंपलिंग ली गई होगी। खैर, उन्होंने बातचीत की किसी से और जब वो कंफर्म हो गए कि फीटस के डीएनए सैंपल नहीं लिया गया है, तो उन्होंने एसपी लखीमपुर से बात की और फिर अपने यहाँ मणियाव थाना जो पड़ेगा लास्ट, इससे कहा गया कि आप लोग पीछे पीछे जाइए और वो गाड़ी जहां कहीं हो उसे लेके आइए वापस, ये वहां नहीं जाएगी। फोन में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों का नंबर सेव था। इसके करीब 1 घंटे बाद लखनऊ के एसपी अनिल अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच गए। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अनिल अग्रवाल से कहा कि वो अकेले में उनसे कुछ बात करना चाहती हैं। दरअसल निधि शुक्ला 4 बजे शाम अपनी बहन के घर पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने स्थानीय पुलिस को हत्या की सूचना 7 बजे शाम को दी थी। निधि के बार बार कहने पर पत्रकारों और सिपाहियों को एसपी ने उस जगह से दूर जाने को कहा। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड को अखबारों ने लाया ऐसा राजनीतिक भूचाल कि फिर वरिष्ठ अधिकारियों को भी हरकत में आना पड़ा। वरिष्ठ अधिकारियों को निधि शुक्ला ने बताया कि उनकी बहन यानी मधुमिता शुक्ला गर्भवती थी और उनके गर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का बच्चा था। पूरी सावधानी बरतने के बाद भी यह खबर मीडिया तक पहुंच गई और अगले दिन के अखबारों की सुर्खियां बन गई। और जब वो अपने क्षेत्र में जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, वहां से नेटवर्क में आया, तब मेरी बात हुई, तब उन्होंने कहा पुलिस को इन्फॉर्मेशन। कौन मंत्री जी? उनका साहब अमरमणि त्रिपाठी। उनका इससे क्या मतलब है? तो उनका साहब अकेले में बताऊंगे, ऐसा उसकी सिस्टर ने बताया कि साहब अकेले में बताऊंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप सबके सामने बताइए। उनका नहीं साहब, हम अकेले में बताएंगे। बहरहाल नाराज हुए बहुत अनिल अग्रवाल साहब, उनका इनको थाने पे ले चलिए, वहीं अकेले में बात होगी। खैर, उसने बताया कि साहब मेरी बहन गर्भवती है, 3 महीने की। डेड बॉडी हमने भी देखी थी, एसएसपी साहब ने भी देखी थी, सत्येंद्रजीत सिंह साहब ने देखी थी, महिला थाने की महिला सब इंस्पेक्टर उन लोगों ने, लेकिन प्राइमा फेसी हम लोग ये जज नहीं कर पाए कि ये बच्ची जो है, ये लड़की गर्भवती है। तो खैर एक बार फिर से भेजा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ साहब ये गर्भवती है और 3 महीने का या 4 महीने का गर्भ था उसका। तब वो ये मामला और संवेदनशील हो गया। बॉडी को सील किया गया, सील करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम
अमरमणि त्रिपाठी प्रदेश की मायावती सरकार में कद्दावर मंत्री थे। इससे पहले वो साल 1997 से 2000 के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शासन के दौरान कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। अमरमणि त्रिपाठी मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे। पहले वो हरशंकर तिवारी के साथ थे और उत्तर प्रदेश पुलिस में उनका नाम एक अपराधी के तौर पर कई जगहों पर दर्ज था। अब तक अमरमणि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कद्दावर ब्राह्मण नेता के तौर पर जाने जाते थे और बल्कि उनकी पहचान बन चुकी थी। अमरमणि ने भी इसका बहुत विरोध किया कि साहब ये अमानवीय है और क्यों जो है उसको लाश को रास्ते से वापस कल की डेड बॉडी है खराब हो जाएगी और इस तरह से महिला को तंग किया है, इस तरह की बातें उन्होंने सभी अधिकारियों को बताई। लेकिन धन्यवाद दूंगा अनिल अग्रवाल साहब को, वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए और उन्होंने फीटस की डीएनए सैंपलिंग करा दी और यही डीएनए सैंपलिंग थी फीटस की जिसके कारण सीबीआई ये मुकदमा आगे ले जा सकी सीबीआई। और इसमें सीबीआई ने उनको और उनकी पत्नी को उनको सजा दिलवाई, लोअर कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से। वो साल 1989, 1996 और फिर 2002 में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे। मधुमिता की हत्या के अभियोग के बाद भी साल 2007 में वो नौतनवा सीट से विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने बताया था कि एक बार मीडिया को इंटरव्यू में एक जिक्र कर चुके थे कि मायावती शुरू में अमरमणि त्रिपाठी को बहुत मानती थी। अमरमणि बोलते बहुत कम थे लेकिन उन्हें अपनी बात रखनी आती थी। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों पर दबाव बनाने की भी खूब कोशिश की थी। लाश का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर उसका रीपोस्टमार्टम नहीं हो जाता। सारी फोर्स वहां पहुंच गई, लखीमपुर खीरी के कप्तान साहब भी खुद वहां आ गए और फिर उसको वापस जब किया जाने लगा तो उसमें बहुत मधुमिता के परिजनों ने बड़ा हल्ला गुल्ला किया कि साहब ये क्या तमाशा है, हम अपनी बॉडी ले जा रहे हैं अंतिम संस्कार, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ दुश्मन लगे हैं, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। बहरहाल वो बॉडी वापस लाई गई। रीपोस्टमार्टम की एक एप्लीकेशन आईयू यानी इंस्पेक्टर महानगर की तरफ से सीएम को दी गई कि साहब इसके फीटस की सैंपलिंग कर ली जाए। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक एक हत्या जिसने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया था। मधुमिता शुक्ला की हत्या के बाद पूरे तंत्र की सांसें थम गई थी। पोस्टमार्टम हाउस से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, अमरमणि त्रिपाठी। हर मीडिया वाले की जुबान पर भी अमरमणि त्रिपाठी का नाम था क्योंकि पुलिस को वो डायरी मिल गई थी जिसमें हर लाइनें एक सबूत थी। मारी जा चुकी मधुमिता शुक्ला के लेखनी गवाही थी। लेकिन कहते हैं रिश्ते, रुतबा और रफ्तार, इन पर नियंत्रण जरूरी है। सब इस कदर हावी थे कि सबूतों को भी राजनीति की चादर में लपेटने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी बहुत रसूखदार व्यक्ति थे। लेकिन कहते हैं सच्चाई की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। और यही हुआ मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में भी, क्योंकि उसकी डायरी ने जो पन्ने थे, जो राज थे, जो फोन की डिक्शनरी मौजूद थी मधुमिता शुक्ला के मोबाइल में, उसने सबके चेहरों को बेनकाब कर दिया था। इन 100 का पोस्टमार्टम कराया गया और अमरमणि पूरे समय के लिए अपनी कई लोगों के साथ पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद थे। कहा यह भी जाता है कि रसूख के चलते अमरमणि ने 100 को मधुमिता शुक्ला के घर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना कर दिया और उनके भ्रूण का नमूना तक नहीं लेने दिया ताकि इसकी डीएनए जांच ना हो सके। अगर ये सक्सेसफुल हो जाते, डीएनए सैंपलिंग ना होती, डीएनए की मैचिंग न कराई जाती, ये न पता लगता कि ये अगर किसका है, तो फिर ये सब बातें इधर उधर की हो जाती। इतना तमाशा हुआ उसमें एक आईआईटी का लड़का था बेचारा,
उसका नाम इन लोगों ने फ्लोट कर दिया कि साहब मधुमिता की सीडीआर में उसका भी नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि वो आईआईटी कानपुर की जो कल्चरल कमेटी होती है उसका मेंबर था एज ए स्टूडेंट, और हर साल वहाँ होने वाले जो एनुअल फंक्शन है उसमें कवि सम्मेलन का जिम्मा उसके पास था। कवि तो वो अंतराग्नि होती है, यस, अंतराग्नि में तो वो सभी कवियों से संपर्क करता था, और फिर तो उसके ऊपर ये थोप दिया गया कि साहब ये इसका वो है, उसका भी एएम से कुछ नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ उस बच्चे का, तो उसके नाम से वो फीड था एएम, तो उनका बस ये वही लड़का है। वो कहते हैं कि सच को कहते हैं कभी कभी न्याय की राह पर सबसे बड़ा रोड़ा वही बन जाता है जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा हो। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड सिर्फ एक कवयित्री की मौत की कहानी नहीं थी, यह उस दौर की सियासत का आईना था जहां पद के आगे पाप भी झुक जाते थे। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला आज भी याद करते हुए रो उठती हैं। बस 25 किलोमीटर दूर थे लेकिन हमें वापस भेज दिया गया। शायद उसी वक्त सच्चाई का रास्ता बंद कर दिया गया था। पुलिस अफसरों के तबादले और निलंबन की जो श्रृंखला चली उसने पूरे तंत्र की पोल खोल कर रख दी थी। सोचिए, एक मर्डर केस की जांच चल रही थी लेकिन जांच करने वाले ही बदल दिए गए। एसपी राजेश पांडे का तबादला सीबीसीआईडी में कर दिया गया, कई अफसरों का निलंबन हो गया और हर फैसला एक ही दिशा में इशारा कर रहा था, और वो क्या था? सत्ता की ढाल ने गुनाह को बचाने की ठान ली थी। लेकिन कहते हैं इंसाफ देर से जरूर मिले, लेकिन अपराधी कानून से ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता, और यही मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में हुआ। आखिरकार अमरमणि त्रिपाठी सलाखों के पीछे पहुंच गए। जब देश के प्रधानमंत्री तक किसी हत्या की गूंज पहुंच जाए, यानी प्रधानमंत्री को उस हत्या के बारे में बताया जाए, चर्चा पूरे देश में हो जाए, तो समझिए मामला सिर्फ एक लड़की का मौत का नहीं है, बल्कि सत्ता, रसूख और शर्मसार करती राजनीति का है। लखनऊ से दिल्ली तक फैली सनसनी ने आखिरकार वो कर दिखाया जो आमतौर पर कभी नहीं होता। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दखल पर मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपा गया। जनता का दबाव था, मीडिया की सुर्खियां और निधि शुक्ला की जिद ने मिलकर यूपी की राजनीति की बुनियाद को हिला दी थी।
अटल जी की साफ छवि और न्यायप्रियता के चलते यह मामला अब सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रहा, बल्कि कानून बनाम रसूख की जंग बन गया था। लगातार आ रही खबरों के दबाव और मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की मांग पर एक हफ्ते बाद ही इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। उसके बाद 17 मई साल 2003 को सीबीआई की एक टीम ने इसकी जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने यह जांच अपने एक अधिकारी राजा बालाजी को सौंपी थी। निधि शुक्ला का दावा है कि यह मामला सीबीआई को उस समय के प्रधानमंत्री निधि का दावा है कि अटल जी को यह बहुत बुरा लगा था और उसके बाद अटल जी ने भारत में एक वरिष्ठ नेता को फोन कर कहा था कि मेरे देश लौटने तक यह मामला सीबीआई के पास होना चाहिए। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए मायावती ने अमरमणि को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। कहा यह भी जाता है कि अमरमणि त्रिपाठी इन आरोपों के बाद इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा नहीं लिया बल्कि खुद मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। इतना ही नहीं, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां प्यार, राजनीति और सत्ता तीनों की सीमाएं धुंधला चुकी थी। मधुमिता शुक्ला एक ऐसी लड़की जो शब्दों से दुनिया जीतने निकली थी, पर उसकी दुनिया ने साजिशों के चलते उसकी दुनिया साजिशों ने दफन कर दिया था। वो मजबूर होकर अपना गर्भ गिराने वाली मधु तीसरी बार किसी की जिद नहीं, अपने हक पर अड़ पड़ी थी, क्योंकि वो अपना एबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी, लेकिन यही उसकी जिद की गई। दरअसल आईआईटी में एक कवि सम्मेलन के आयोजन के सिलसिले में एक छात्र की मधुमिता से कई बार बात हुई थी। यही नहीं, इसके लिए शादी कराने वाला एक पंडित और एक नाई तक को तैयार कर उन्हें गवाह बनाने की कोशिश की गई। अनिल अग्रवाल साहब का ट्रांसफर इसलिए कि उन्होंने फीटस के डीएनए सैंपलिंग के लिए इंसिस्ट क्यों किया। मेरा तो बल्कि उसके दूसरे तीसरे दिन ही ट्रांसफर हुआ, क्योंकि जब उसने ये बताया था कि ये गर्भ इनका है और वो अखबारों में बात आ गई, तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री उस समय मायावती जी थी, उनको अमरमणि ये समझाने में सफल रहे कि साहब ये पहले से श्री प्रकाश शुक्ला के टाइम से हमसे दुश्मनी मानता है, ये फर्जी बात सरकार को बदनाम करने के लिए इसने बताई है कि मेरा गर्भ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रसूख का जाल इतना गहरा था कि हत्या जैसा जघन्य अपराध भी सत्ता की छांव में छिपाने की कोशिश की गई। यानी हत्या को भी छिपाने की कोशिश की गई सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के बरगद रूपी छांव में। लेकिन सच की आवाज को कितनी देर तक दबाया जा सकता है। जिस अमरमणि त्रिपाठी की पहुंच मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक मानी जाती थी, वही आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया और यह साबित हो गया कि अमरमणि त्रिपाठी ही इस पूरी साजिश के पीछे और मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के पीछे शामिल हैं। अमरमणि त्रिपाठी और उनके परिवार के लोग। और यह साबित हो गया था कि कितना भी बड़ा रसूख हो, जब अदालत बोलती है तो सबसे ऊंचे सिर भी झुक जाते हैं। अमरमणि त्रिपाठी कुछ भी मैनेज करने में माहिर आदमी थे। बाद में आईआईटी कानपुर के निदेशक ने अपनी जांच में अपने छात्र को बेकसूर पाया और उसकी शिकायत उस समय के प्रधानमंत्री और लखनऊ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी से की गई। डीएनए जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में सितंबर 2003 में अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गिरफ्तारी कुछ हफ्तों के बाद ही अमरमणि को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।
बहन निधि शुक्ला आरोप लगाती हैं, हमारे गवाहों को डराया धमकाया जाने लगा, हमारे 3 गवाह टूट गए, यहां तक कि गवाहों से कहा गया और इतनी धमकी मिल रही थी कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आप बात समझ जाइए। लेकिन निधि ये बात समझ गई थी कि केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराना चाहिए। केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अमरमणि की जमानत रद्द कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस उत्तराखंड में ट्रांसफर कर दिया गया था। देहरादून के सीबीआई कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और संजय राय समेत 6 अभियुक्तों को दोषी पाया। कोर्ट ने हत्या में शामिल अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि को उम्र कैद उत्तराखंड की जेल से गोरखपुर तक और फिर रिहाई की कोशिश तक अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की कहानी विवादों में फंसी रही। जेल से अस्पताल, अस्पताल से कोर्ट, हर कदम पर सवाल खड़े थे। क्यों गोरखपुर में रखा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में रहने दिया जाएगा इनको, यानी उनको हरिद्वार की जेल में रहना होगा। लेकिन गोरखपुर की एक कहानी सिर्फ जेल और रिहाई तक सीमित नहीं है। यह सवाल है न्याय की मजबूती का और सिस्टम की परख का था। उत्तराखंड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को साल 2012 में गोरखपुर के जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। साल 2013 में अमरमणि त्रिपाठी गोरखपुर के ही बीआरडी कॉलेज के हॉस्पिटल में पहुंच गए। इससे पहले उनकी पत्नी भी इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में आ चुकी थी। आरोप यह भी था कि अमरमणि और उनकी पत्नी को हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में होना चाहिए था, लेकिन बीते 10 सालों से वो लोग गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में थे। गोरखपुर उनका घर है। उन्हें ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज देहरादून या किसी अन्य जगहों पर नहीं हो सकता था। साल 2013 में भी अमरमणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी रिहाई की अपील की थी, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार ने यह कहते हुए इस मांग को नामंजूर कर दिया था कि अमरमणि को सजा दूसरे राज्य में हुई है, इसलिए यूपी सरकार रिहाई नहीं दे सकती। वहीं मधुमिता की बहन अमरमणि और उनकी पत्नी को गोरखपुर में रहने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना का एक मामला भी दर्ज कराया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही इस मामले को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भेजा गया था। इसी महीने की 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 8 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा। अमरमणि त्रिपाठी ज्यादातर समय जेल की सलाखों के बजाय अस्पताल की चारदीवारी में बिताने वाले थे। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी ने रिहाई की न्याय की परिभाषा पर सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर क्या सच में उम्र कैद का मतलब सिर्फ नाम का ही होता है? मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के इस विवादित मामले ने हमेशा से सवाल खड़े किए हैं कि क्या न्याय व्यवस्था सच में बराबरी से काम करती है या रसूख और सत्ता के आगे कमजोर पड़ जाती है। तमाम ऐसे सवाल जो राजनीतिक रसूख के चलते दब गए और न्याय के लिए उठी चीख हमेशा के लिए शांत हो गई। ये सवाल हमेशा रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि कानून अंधा बड़े हो, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लेकिन शायद इस मामले में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, यह सवाल आज भी खड़ा है, क्योंकि मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला आज भी रह रह के चीख उठती है और उसकी आवाजें जनता के सामने आ जाती हैं।
आज के मठाधीश में हमने आपको सियासत और अपराध के कॉकटेल की वो कहानी सुनाई जिसमें सिर्फ सियासत और अपराध नहीं था, जिसमें प्यार भी था, साजिश भी था, धोखा भी था और एक मर्डर मिस्ट्री थी। मधुमिता शुक्ला जो मात्र 24 साल की थी, उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है कि अगर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तो क्या होगा, अपना हक मांगेगा। हक मांगना उसका अधिकार भी था। शायद उसका हक सामने वाले की इज्जत पर वार था और इसीलिए शायद ये ऑनर किलिंग भी थी कि दो परिचित आपके घर में पहुंचते हैं, चाय बनाने के लिए कहते हैं और आप जैसे चाय बनाकर लौटते हो आपको गोली मार दी जाती। इन गोलियों की आवाज ने ऐसा गदर काटा, एक तरह से कहा जाए ऐसा बवाल मचाया कि मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पूरे मसले का संज्ञान लेना पड़ा। अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ सीबीआई जांच हुई, उन्हें जेल जाना पड़ा। मायावती सरकार ने उन्हें अपने कैबिनेट मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके आदेश पर बाकायदा इसकी जांच हुई और एक डायरी ने इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। उस डायरी में लिखा था, तेरे ही खून का कतरा है, तेरे ही जैसा बनाऊंगी। ये मधुमिता शुक्ला ने लिखा था अमरमणि त्रिपाठी के लिए कि तेरे ही खून का खतरा है और जो बच्चा जन्म लेगा वो तेरे ही जैसा होगा। लेकिन ये भावनाएं दफन हो गई क्योंकि मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। राजनीति, अपराध और प्रेम का ये ऐसा संगम था जो रह रहकर आज भी लोगों को याद दिला देता है। तो आज के मठाधीश में हमने आपको दिखाई अमरमणि त्रिपाठी की वो कहानी जिसने जेल को पावर कॉरिडोर बना दिया था, जो हर बार कानून से बड़ा साबित हुआ था, लेकिन उसे अंत में जेल जाना पड़ा। कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपको अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तो नमस्कार, आप देखते रहिए मठाधीश। अगले मठाधीश के शो में हम फिर किसी बड़े मठाधीश की कहानी लेकर आएंगे जो सियासत और अपराध का संगम होगा। नमस्ते। साजन तुम रूठ गए, 7 जन्म के वादे केवल 1 वर्ष में टूट गए।